बैक कर रहे हो तो दूसरी तरफ से भी हो जाएगी सेट। ऐसा तो कुछ होगा नहीं क्योंकि नेबर तो अभी बने ही नहीं। Yes. तो लेट मी गो टू GNS। Come on.
ओके, सो एक सिंपल सा एग्जांपल ये R7 R8 से ही लेते हैं हम लोग, इनको स्टार्ट करते हैं। R7 को आईपी एड्रेस देते हैं 78.7। लूप बैक इंटरफेस और राउटर BGP, ऑटोनॉमस सिस्टम 700, नेबर 8.8.8.8, रिमोट AS 800। अभी आते हैं R8 पे। सिर्फ एक ही ऑटोनोमस सिस्टम में रख लेना, IPGP चला के। एक में रखें, एक में रख लेंगे। ठीक है, ये भी 700 में ही। ठीक है, और सेवन 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 तक पहुंचने का रूट भी दे देते हैं। OSPF चला लो, चाहे स्टैटिक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। R8 पे R7 का स्टैटिक रूट दे दिया, और R7 पे R8 का, ताकि यहां से पिंग हो पाए। पिंग 8.8.8.8, सोर्स 7777, है ना? पिंग हो रहा है। ठीक है, BGP अभी अपने ही आया है, इट्स स्टिल डाउन। क्यों डाउन है? इसको डीबग चलाते हैं। ओके, तो समरी में देखते हैं, ये आइडल है अभी, तो ये TCP कनेक्शन के लिए कुछ तो कोशिश कर रहा होगा। तो डीबग
TCP IP TCP पैकेट देखते हैं TCP पैकेट। अब देखो ये TCP लिसन इससे आ रहा है 10.1.78.8 से आ रहा है। ये सोर्स पोर्ट है, किसके लिए आ रहा है? 7777 के लिए, पोर्ट नंबर 179 पे, BGP के लिए, है ना। TCP सेंट रीसेट, ये क्या कर रहा है? ये रीसेट मैसेज भेज रहा है भाई, रीसेट मैसेज भेज रहा है टू R8 फ्रॉम R7। क्यों भाई? क्योंकि कनेक्शन इसके और इसके बीच नहीं बनना है, कनेक्शन 8888 और 7777 के बीच में बनना है ना। तो कनेक्शन नहीं बनेगा, समझ रहे हो। अब मैं अगर इसको राउटर BGP 700 पे जाके नेबर 8.8.8.8 अपडेट सोर्स लूप बैक 0 कर दूं, अब क्या होगा? अब देखेंगे TCP कनेक्शन फिर से ट्राई करेगा ये। ठीक है, अभी आइडल है। TCP 60 सेकंड बाद में कुछ तो करता है। अभी भी देखो ये क्या कर रहा है, लिसन, ये अभी भी इससे आ रहा है, देखो इसको, है ना, इस पे। तो ये सिंक्रोनाइजेशन पैकेट है, ठीक है। विंडो साइज 16384 सेट किया इसने, सीक्वेंस नंबर्स दे दिए इतने, इसने रीसेट भेज दिया। नेवर बना नहीं है। तो आप क्या कह रहे थे, एक साइड अगर देंगे तो हो जाएगा? हाँ सर, ऐसा ही होगा। यार रिमोट ये 800 लगा रखा है इसने। रिमोट एएस बदलना है, हाँ। राउटर BGP नेबर 8.8.8.8 रिमोट एएस 700। अभी देखते हैं, अभी भी TCP में वही है स्टेटस, और नेबर में अपडेट सोर्स लूपबैक 0 डालते हैं तो अभी देखो कुछ आया है TCP में 8888 पोर्ट नंबर 179 पे गया, 7777 के इस पोर्ट से सिंक्रोनाइजेशन sent, then TCP established 7 और 8 के बीच में, established sequence this and neighbor is up। तो TCP कनेक्शन इनका अप आ गया 7 और 8 के बीच में, क्योंकि
इसने भेजा तो उसके पास भी रिसीव हुआ होगा, उधर भी डीबग करते हैं एक बार, दोनों तरफ डीबग चलाते हैं। तो अभी इसको हटा देते हैं। यहाँ पर किसी नेबर को बंद करने के लिए 8.8.8.8 शट डाउन, तो नेबर बंद हो जाएगा। बंद हो गया तो देखो फिनिश पुश, ये मैसेज भेज रहा है, फिनिश और पुश दो भेज रहा है एक साथ। इधर भी डीबग करते हैं, डीबग आईपी टीसीपी पैकेट, और ये जो अपडेट सोर्स हमने भेजा है लूपबैक 0, इसको भी हटा देते हैं। अभी देखो इधर से टीसीपी सेशन क्लोज्ड 7777 से आया टीसीपी, इसके लिए सिंक्रोनाइजेशन, फिर आया रीसेट, है ना। तो टीसीपी कनेक्शन नहीं मिल रहा है, सेंड रीसेट, इसने रीसेट सेंड किया, इसको रीसेट मिला। अभी इधर क्या हुआ, इधर फिर से सिंक्रोनाइजेशन आया, ठीक है, 7777 से इसके लिए, फिर रीसेट आया, बैड सेगमेंट फ्रॉम दिस क्लोजिंग कनेक्शन पोर्ट दिस, तो बैड कनेक्शन है, क्लोज कर दिया कनेक्शन। यही कह रहा बार बार, बैड सेगमेंट दिस क्लोजिंग कनेक्शन ऑन पोर्ट दिस, तो इनके बीच में कनेक्शन अप ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इधर देखो नेबर को नो शट करते हैं, ओके। अब इनको पढ़ो, अभी क्या हुआ, इसको वापस अप किया नेबर को, अप करने के बाद में दोनों तरफ से मैसेज आए, ठीक है। ये टीसीपी क्लोज्ड 8888 से 7 पे आया, 7 के फिजिकल इंटरफेस पे, ठीक है, और रीसेट मैसेज भेज दिया, बैड सेगमेंट फ्रॉम 8888 क्लोजिंग कनेक्शन पोर्ट दिस, फिर क्लोज हो गया। मतलब ये है कि ये टीसीपी कनेक्शन अप नहीं आ रहा है, बार बार वही आ रहा है, इट इज लिसनिंग a synchronization request from this IP to this IP। ऐसे ही इधर भी आप देखोगे दूसरे वाले डिवाइस पे, तो इसको क्या आ रहा है, ये रहा क्लोज्ड 7777 से R8 पे आया, ठीक है ना, और फिर रीसेट आ गया, फिर वही बैड सेगमेंट 7777, ठीक है। जैसे यहाँ बैड सेगमेंट फ्रॉम 8888 आ रहा है, यहाँ बैड सेगमेंट फ्रॉम 7777 आ रहा है, तो टीसीपी कनेक्शन अप नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि टीसीपी कनेक्शन बनने की कोशिश किससे किसके बीच में हो रही है, 8888 से 10178.7, और इधर 7777 से 10178.8, तो टीसीपी कनेक्शन इस तरफ से भी 7777 से इसके फिजिकल इंटरफेस पे जा रहा है पैकेट, और इधर से भी फिजिकल इंटरफेस 8888 से
फिजिकल इंटरफेस पे जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस राउटर पे अगर अपडेट सोर्स लूपबैक 0 दे देंगे तो क्या होगा, लेट्स सी। ये दे दिया, अब देखते हैं। बंद, बंद, दोनों पे बंद कर दिया। अब इनको पढ़ो, तो इधर से आ रहा है TCP 0। अब ये टाइम स्टैम्प भी दोनों डिवाइसेस पे ना सेट करना चाहिए ताकि अपने को पता रहे। अब देखो ये सब पे सेम टाइम होगा ना, तो पता लग जाएगा कि इसने पहले भेजा या इसने पहले भेजा। अभी टाइम ही डिफरेंट है, इस पे 0014 समथिंग है, इस पे 0015 समथिंग है। टाइम भी एकदम इक्वल होना चाहिए, इसीलिए एनटीपी सर्वर से टाइम दिलवाते हैं ताकि ये लॉग मैसेजेस को पढ़ते समय मालूम चले कि कौन पहले किस पे बात कर रहा है। तो इसने सिंक्रोनाइजेशन सेंड किया, इसने रिसीव किया। ये रहा 7777 से किसके पास आया, 8888 के पास, क्योंकि अपडेट सोर्स 7777 कर दिया, 8 के पास आ गया, तो उसका जवाब दे रहा है 8888। 7777 तक पहुंचने का रास्ता तो है ना 8 के पास। तो जब इसने इनिशिएट किया 7 ने 8 के लिए, तो 7 8 के पास में 7 के पास पहुंचने का रास्ता है, पिंग हो रहे हैं। तो जब ये इनिशिएट किया तो इसने जवाब भी दिया, तो एक तरफ सेट करने से आपका कनेक्शन बन गया, अप आ गया, और इनके बीच में नेबरशिप भी अप आ गई। जो मैसेज आपको यहाँ दिख रहा है, BGP5 नेबरशिप इज अप। तो कनेक्शन ही नहीं बन रहा था पहले। अब एक तरफ आपने अगर अपडेट सोर्स सेट कर दिया, क्योंकि कनेक्शन की शुरुआत तो एक तरफ से ही होती है ना, दोनों तरफ से तो 2 बार कनेक्शन तो बनता नहीं है। एक बार अगर आपने अपडेट सोर्स सेट कर दिया एक साइड, तो वो फिर अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी जो है वो सही भेज रहा है, तो दूसरे साइड वाला उसको रिप्लाई कर रहा है, और क्योंकि उसके पास पहुंचने का रास्ता है उसके पास, तो कनेक्शन बन जा रहा है। तो इसलिए कनेक्शन बनने के बाद में नेबरशिप भी इनकी अप आ गई। तो ये मैसेजेस पढ़ के आप लोगों को ये देखना चाहिए कि ये आपस में क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एस्टेब्लिश हो गया कनेक्शन इधर, ये भी एस्टेब्लिश हो गया इधर, विच इज फाइन, यहीं पे हो गया था। ठीक है, एस्टेब्लिश होने के बाद ही नेबरशिप अप आई है। ये तो फिर बाद में TCP अपना कीप अलाइव टाइप कुछ भेजता रहता है। ठीक है ना, तो ये डीबग कमांड्स चला के, और हम लोग को ये देखना चाहिए कि आपस में इनके बातचीत क्या चल रही है, तो उससे अपने को बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाती है। अगर आपको कभी भी कोई मुसीबत में हो, कोई आपको समझ नहीं आ रहा है कि डिवाइस नेबर नहीं बन रहे हैं या कुछ, आपको जानना है कि ये पीछे इनके बैकग्राउंड में क्या कम्युनिकेशन चल रहा है, तो एक तो पहले टाइम स्टैम्प, जब रियल नेटवर्क्स पे जाओगे तो टाइम एनटीपी सर्वर से मिल रहा होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है टाइम स्टैम्प की। और टाइम स्टैम्प से ही पता लगता है कि 15:30.327 इस टाइम पे ये मैसेज जो है ये इस राउटर पे दिख रहा है।
और इस पे वही 15 30 3 to 8, मतलब इस पे 0.001 सेकंड बाद में दिख रहा है, मतलब पहले इस पे मैसेज आया है फिर इस पे मैसेज आया है ना। तो ये टाइम स्टैम्प से पता लग जाता है कि कौन किससे कब बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। ये बातचीत वैसे भी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि इस पैकेट का सोर्स आईपी जो है वो देखो 179 दिखा रहा है, तो मतलब ये हमेशा डेस्टिनेशन का आईपी होता है ना, ये डेस्टिनेशन पोर्ट होता है। लेकिन 8888 रिप्लाई करेगा तो उसका सोर्स पोर्ट 179 होगा और डेस्टिनेशन पोर्ट इसका 32 व्हाटएवर इसने जो दे रखा है वो डेस्टिनेशन पोर्ट होगा। कितना है ये, जो भी है, अभी ये इधर दिख नहीं रहा है, इसको स्क्रॉल नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी है ना, तो डीबग करा करो। और बोलो, और क्या चाहिए इसमें? समझ में आया ना? एक एक तरफ से इनिशिएट हुआ और उस तरफ सारी सेटिंग सही है तो दूसरी तरफ से रिप्लाई आ जाएगा और नेबरशिप भी अप आ जाएगी कनेक्शन बनने के बाद। हाँ सर आ गया। बस इसमें वो डिबग से तो पता चल रहा था, लेकिन डाउट यही था कि जब वापस रिप्लाई आ रहा था तो उसमें फिजिकल इंटरफेस के आईपी नहीं लेके वो लूपबैक का सोर्स ले रहा था। तो जो लूपबैक के लिए आया तो वो लूपबैक रिप्लाई करेगा, फिर यही है। हाँ, क्योंकि कनेक्शन में उसने भेजा है कि भाई 8888 से बनाना है कनेक्शन और शुरू कर रहा है 7777। तो 8888 कहता है कि ये रिक्वेस्ट आया है ना। तो और रिक्वेस्ट आया है 7777 से, क्योंकि पहले तो फिजिकल इंटरफेस से आ रहा था तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। अभी ये लूप बैक से आ रहा है और लूप बैक तक पहुंचने का रास्ता इसके पास है भी, तो ये जवाब देगा तो कनेक्शन इनिशिएट मतलब बन जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा। नहीं, इट्स फिर लाइक ये दैट। तो ऐसे कि जैसे फिजिकल इंटरफेस तो सोर्स आईपी आ रही थी उसमें, और डेस्टिनेशन आईपी आ रही थी लूपबैक की। हाँ, तो उस टाइम पे फिर उसने वापस जो डेस्टिनेशन में थी वही सोर्स में आनी चाहिए थी, तो वापस रिप्लाई में उसने डाला नहीं उस टाइम पे। उस टाइम भी लूपबैक ही जाएगा एक साइड से। मतलब मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। जैसे फिजिकल इंटरफेस की आईपी सोर्स में आ रही थी, और जैसे 88 के लिए 7 की साइड से जा रहा है, डेस्टिनेशन में आ जा रहा है 8888। हाँ, तो वापस रिप्लाई आएगा एक्नॉलेजमेंट में, तो उसमें सोर्स क्या आएगा? 888 ही आएगा वो, तो फिर लूप बैक ही करेगा उसको रिप्लाई। यहाँ एक साइड देख से लो, लगाने को। ये तो सर नेबर हमने शट डिबग डाउन। वो समझ में वो तो आ गया। तो वही था कि वो रिप्लाई लूप बैक कर रहा था उसको, वही पूछना था। लेट हिम ट्राई अगेन। यहाँ आपको दिख रहा है फिर से, ये देख रहे हो टीसीपी सिंक्रोनाइजेशन सेंट, है ना। किसको भेजा? 7777 को। किससे भेजा? 10178 तो इसने रीसेट भेज दिया 10178 को। कहाँ से? 7777 से। कि नहीं हो सकता भाई, कनेक्शन बन नहीं सकता। आपका क्या सवाल है? नहीं यही था सर कि वो रिप्लाई में जो वापस लूप बैक की आईपी आ रही थी। हाँ, और अगर सोर्स इसमें 777 डाल देंगे, है ना, तो उस सिचुएशन में क्या आएगा? सिचुएशन में ये आएगा कि ये जो भेज रहा है ना, ये 78.7 उसकी बजाय 7777 से भेजेगा, और 7777 से भेजेगा तो कनेक्शन अप आ जाएगा। क्योंकि एक साइड से सही होना चाहिए, इनिशिएट एक साइड से करेगा, दूसरा साइड पे रिप्लाई मारेगा, तो एक भी सही है तो कनेक्शन बन जाएगा। क्योंकि दो कनेक्शन नहीं बनाने होते हैं, कनेक्शन एक ही बनाना होता है।
एक साइड से। तो सर इसी इश्यू क्या है कि ये अगर एक साइड से हम लूप बैक सोर्स अगर आईपी दे वो कमांड चलाएं, इशू क्या है मतलब? आपने बताया था कि ये रियल नेटवर्क में ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें दोनों साइड अपडेट सोर्स लगा ये के रखना। अपने स्कोप में नहीं है यार, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। जो भी है इसके बारे में अब एक्स्ट्रा आरएनडी मारो कि क्या इश्यूज हो सकते हैं। एक्चुअल में क्या है कि आपको नेबरशिप किस किस के बीच में बनानी है, आपको वो भी तो देखना है भाई। आप जब एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में नेबरशिप बना रहे हो, जैसे यहाँ 4 राउटर है इस ऑटोनॉमस सिस्टम में, अब चारों को आप एक दूसरे का नेबर बना रहे हो, तो भाई आप किस पे दोगे? R4 पे दे दिए आप, R3 R2 R1 के लिए। फिर R2 पे किस किस के लिए दोगे? R4 पे तो दे चुके, तो R2 पे R1 और R3 के लिए दे दो। फिर R3 पे किस किस के लिए दोगे? R2 पे दे चुके तो R1 के लिए दे दो। फिर R1 पे किसके लिए देंगे? किसी के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीनों पे R1 के लिए दे चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिर जब आप इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो आपको अंदाज नहीं रहता किस पे किस किस के लिए हम दे चुके हैं नेक्स्ट अप, मतलब अपडेट सोर्स। तो इसलिए सब पे सबके लिए दे दो, ताकि कोई भी इनिशिएट करे किसी भी तरफ से तो नेबरशिप बन जाए। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे या कॉन्फ़िगरेशन आपकी गड़बड़ हो जाएगी, कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, सब पे दे दो, उससे कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं इसका, कोई भी इनिशिएट कर देगा और नेबरशिप अप आ जाएगी। ठीक है, ओके। और कोई सवाल? ओके। क्या है ना कि मेरे कई ऐसे स्टूडेंट रहे हैं पास्ट में, जो मतलब दिन भर बैठ के और यही करते रहते थे कि ये आपस में ओएसपीएफ में, आईएसआईएस में, ईआईजीआरपी में या नॉर्मल टीसीपी में ही ये डिवाइस आपस में बात क्या करते हैं, है ना। पैकेट लेवल पे वो ऐसे डीबग कर करके देखते रहते थे, सर अब ये क्या बात कर रहे हैं, अब ये क्या बात कर रहे हैं, अच्छा अभी तो इन्होंने ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया। तो आप लोगों को भी कभी समय मिले तो आप लोग भी डीबग चला के और कोशिश करा कीजिए कि पैकेट्स जो इनके बीच में एक्सचेंज हो रहे हैं किसी भी प्रोटोकॉल को चलाने के टाइम पे, तो वो क्या बातचीत करते हैं, किस टाइप के पैकेट एक दूसरे को भेजते हैं, कैसे उनके बीच में काम हो रहा है ठीक ढंग से या नहीं हो रहा है। तो अगर टाइम मिले तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। एक अच्छा इंजीनियर वही होता है जिसको इनकी सारी बातें पता होती हैं कि ये कैसे बात करके और आपस में नेगोशिएट करते हैं। अच्छा इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर वो होता है जो पढ़ाई करता है, अच्छा इंजीनियर वो होता है जो सवाल पूछता है, अच्छा इंजीनियर वो होता है जो किताब पढ़ता है, जो प्रैक्टिकल खूब करता है, जिसको चीजों के बारे में जानने की बहुत इच्छा होती है। अच्छा इंजीनियर बोल दिया मैं, लेकिन उसके पीछे कई सारी चीजें हैं। अच्छा इंजीनियर वो नहीं होता जो शरीफ आदमी है, अच्छा इंजीनियर वो नहीं होता है जो क्लास में डिसिप्लिन में रहता है, या अच्छा इंजीनियर वो नहीं होता है जो आपके टीचर से बिल्कुल कोई सवाल नहीं करता, टीचर कहे हाँ हाँ करके चला जाता है। अच्छा इंजीनियर वो नहीं होता है जो अपने क्लास से क्लास का मतलब रखता है 2 घंटे के अलावा, फिर उसके जीवन में और कई काम है पढ़ाई के अलावा वही करे सिर्फ, है ना। अच्छा इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर, मालूम है आप सबको, आप सब लोग समझदार है, तो आप अच्छे इंजीनियर बने सभी, मेरी ये कामना है और मेरी ये इच्छा भी है। चलिए, तो आज के टॉपिक पे आते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन, भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से नहीं है?
आप लोग पूछ सकते हो मुझे कभी, तो मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से नहीं है, जो जनरली इंटरव्यू में जिनमें से सवाल नहीं पूछे जाते, या जनरली जिनमें से जो आपके काम में भी नहीं आते हैं, कहीं आप जॉब करने जाते हो तो वो जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ठीक है, नॉलेज है तो अच्छी बात है, कभी ना कभी काम आती है, लेकिन अमूमन उन चीजों का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, या फिर इंटरव्यू वगैरह में नहीं पूछे जाते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं कहूंगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक पूरा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसको ठीक ढंग से समझना, नहीं समझ में आए तो पूछना कि जी नहीं समझ में आया, है ना, क्या पॉइंट पे नहीं समझ में आया, कि जी यहाँ तक समझ में आ गया, इसके बाद जो आपने बताया ये नहीं समझ में आया, पूछना। ये जो सीइंग बना देते हैं, ये लूप बैक इंटरफेस है जो इन राउटर्स पे हम लोग को बनानी है। ये दो राउटर है, या फिर एक और राउटर बनाएंगे, तीन राउटर लेंगे। R1 R2 R3। तो R1 और R2 के बीच और R3 और R2 के बीच जो राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हैं वो क्या है? इधर चल रहा है EIGRP, और इधर चल रहा है OSPF। समझ रहे हो? R1 और R2 जो है वो OSPF नेबर बने हुए हैं, R2 और R3 जो है वो EIGRP नेबर बने हुए हैं। R1 का जो लूप बैक है 1.1.1.1, और R3 का जो लूप बैक है 3333 मान लो, तो ये एडवर्टाइज हुआ EIGRP में 3333, और ये 1111 एडवर्टाइज हुआ OSPF। अब मुझे बताओ R1 पे जो ये 1111 एडवर्टाइज हुआ है, क्या ये रूट R2 पे दिखाई देगा? 1111, यस और नो? यस वाले हाथ खड़ा कीजिए। R1 पे जो 1111 नेटवर्क एडवर्टाइज किया है वो R2 पे दिखाई देगा क्या? R2 और R1 OSPF नेबर बने हुए हैं। नो वाले? नो वाले कोई नहीं है? मैं सबको यस मान के चलूं? बिल्कुल सही बात है। और ये जो 3333 है, ये R3 पे एडवर्टाइज किया है EIGRP में, ये R2 पे दिखाई देगा क्या? यस, वेरी गुड। तो ये 1111 जो R2 पे दिख रहा है, क्या ये R3 पे भी दिखाई देगा? यस और नो? 1111 क्या R3 पे भी दिखाई देगा? यस, नो? बाकी ओके, तो नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि ये तो OSPF डेटाबेस में है नेटवर्क, OSPF डेटाबेस में है 1.1.1.1। ये जब R2 और R3 के बीच में नेबरशिप बनी हुई है ना EIGRP की, तो ये जो R2 R3 को DBD भेजेगा, तो वो DBD में OSPF डेटाबेस में जो कुछ होगा वही भेजेगा। सॉरी, वेट वेट वेट, गड़बड़ हो गई। R2 और R3 EIGRP नेबर बनेंगे, तो ये जब अपना राउटिंग टेबल इसको भेजेगा नेबरशिप बनने के टाइम पे, तो ये EIGRP टोपोलॉजी टेबल, या फिर जो इसके पास में
नेटवर्क्स की जानकारी है। EIGRP में वो ही भेजेगा। EIGRP में बात समझना, 1111 OSPF डेटाबेस में है, क्योंकि ये OSPF के थ्रू मिला है, ठीक है ना। तो OSPF इधर EIGRP नेबरशिप बनी है R2 और R3 के बीच में, तो ये EIGRP से मिले हुए नेटवर्क्स तो भेज देगा, लेकिन OSPF डेटाबेस के नेटवर्क थोड़ी इससे एक्सचेंज करेगा। तो R1 का 1111 R3 पे नहीं दिखेगा। ऐसे ही R3 का 3333 R2 पे तो दिखेगा, लेकिन R2 से ये R1 पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसके EIGRP डेटाबेस में है, इसको OSPF डेटाबेस में नहीं डालेगा, ठीक है ना। तो इसका करके देख लेते लैब। इट्स वेरी सिंपल। 3 राउटर लेते हैं। कनेक्ट कर दो। ओके। ठीक है भाई, अब कर लें इसकी लैब। सबको ऑन करो। कंसोल ले लो इनका। ओके। R1 R2 कर देते कॉन्फ़िगर। इंटरफेस कौन सा इस्तेमाल किया इधर? सीरियल 3/0 12.1।
राउटर OSPF नेटवर्क 1111 10120 हो गया R1 कॉन्फ़िगर। R2 को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। इसका भी लूप बैक भी डाल देते हैं। OSPF में डाल दिया, ठीक है। लूप बैक डाल दिया, नेबरशिप अप आ गई, शो IP OSPF नेबर, ठीक है। नेबरशिप अप आ गई, शो IP राउट OSPF से 2222 मिल भी रहा है। ठीक है, R2 का लूप बैक मिल रहा है R1 को, और R2 को R1 का लूप बैक मिल रहा है 1111। ओके कूल। अब अब भाई R3 को भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। अब R2 और R3 दोनों को कॉन्फ़िगर करना है EIGRP के लिए। तो इसका कंसोल लें। ओके ठीक है R3। अब इनके इंटरफेस कौन से हैं? सीरियल 0 बाई 0। तो इंटरफेस सीरियल 0 बाई 0 23 3 लूप बैक राउटर EIGRP 10 नो ऑटो समरी नेटवर्क 10 1 23 0 नेटवर्क 3333। चलो अब R2 को भी कॉन्फ़िगर कर दें। राउटर EIGRP 10। अच्छा पहले इंटरफेस तो IP लगा दें 10 1 23 2 राउटर EIGRP 10 नो ऑटो समरी चलो R2 R3 कॉन्फ़िगर्ड। EIGRP नेबर बन गए, देखो यहाँ पर मैसेज आ गया न्यू एडजेसेंसी नेबर अप, बहुत बढ़िया। शो IP राउट EIGRP से क्या क्या मिल रहा है इसको? कुछ नहीं मिल रहा है R3 को, लेकिन क्योंकि R2 जो है वो कुछ एडवर्टाइज कर ही नहीं रहा। R2 तो खाली नेबर बनने के लिए इस इंटरफेस पे किया ना हमने। अरे इस पे नेटवर्क 3 क्यों दिया हमने? वेट वेट, ये इस पे थोड़ी देना है, ये तो इस पे दिया है ना हमने, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं मिल रहा R3 को, क्योंकि R2 ने कुछ एडवर्टाइज किया ही नहीं। लेकिन R2 को 3 मिलेगा 3333 शो IP रूट EIGRP तो मिल रहा है इसको, देखो 3333 EIGRP से। R2 का लूप बैक तो हमने OSPF में डाल रखा है ना, इसलिए EIGRP में नहीं मिल रहा। क्या दोनों में डाल सकता हूं मैं? एक इंटरफेस को दोनों में एडवर्टाइज कर सकता हूं, EIGRP और OSPF? ये भी एक सवाल उठता है। क्या मैं R2 का लूप बैक OSPF और EIGRP दोनों में एडवर्टाइज करवा दूं क्या? करवा के देख लो। कौन टी राउटर EIGRP 10 नेटवर्क 2.2.2.2, ये लो R3 एल लो जी, आ गया। और R1
शो आईपी राउट ओएसपीएफ आ गया। तो मतलब एक इंटरफेस पे दो प्रोटोकॉल चल सकते हैं। यहां देख रहे हो R3 पे ओएसपीएफ, सॉरी EIGRP से आ रहा है ये, और R2 पे OSPF से आ रहा है ये। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल अलग अलग चल रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब आप ये देखो कि R1 पे जब मैं दे रहा हूं शो आईपी राउट कमांड, तो इसके पास में रूट कौन कौन से हैं? एक तो खुद का लूप बैक, एक R2 का लूप बैक जो OSPF से आ रहा है, और एक खुद से डायरेक्टली जुड़ा हुआ इंटरफेस जो है ना सीरियल, उसका नेटवर्क का आईपी, नेटवर्क 12.0। R2 पे डू शो आईपी राउट, R2 पे आप देखो OSPF से 1111 आ रहा है, एक इसका खुद का है 2222, एक EIGRP से 3333 आ रहा है। देखो राउटिंग टेबल में OSPF वाले रूट, EIGRP वाले रूट दोनों आ रहे हैं, और दो इंटरफेस इसके खुद के हैं 12.0 23.0 जो सीरियल 3.3/0 और 0/0 से कनेक्टेड है। और R3 में शो आईपी राउट कमांड चलाओगे तो ये R3 में बताएगा कि भाई मेरे को EIGRP से 2222 मिल रहा है, 333 मेरा खुद का है, और ये भी मेरा खुद का आईपी नेटवर्क है। तो R3 के पास 1111 नहीं है, और R1 के पास 3333 नहीं है। यही थी बात जो प्रूव हो गई कि R1 से R2 पे तो आ रहा है, R2 पे तो 1111 भी आ रहा है और 3333 भी आ रहा है R2 पे, लेकिन 1111 जो OSPF से आ रहा है उसको यहाँ आगे 3 पे नहीं भेज रहा, और ये जो 3333 EIGRP से आ रहा है R2 के पास, वो R1 की तरफ नहीं भेज रहा। यही था हमारा सवाल, क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो गाइस, एनी डाउट्स? ओके ओके भाई, मैं तो तुम कहते हो हाँ हाँ हो गया क्लियर, कोई सवाल नहीं है, तो मान लेता हूँ, है ना। अब मुझे ये रूट्स चाहिए, है ना, मेरे को ये नेटवर्क चाहिए। कौन से? भाई ये जो हमारा R1 का जो नेटवर्क है 1111, ये 2 पे तो आ गया, 2 से 3 पे भी चाहिए। और R3 का ये जो नेटवर्क है 3333, ये R2 पे तो आ गया, पर R1 पे भी चाहिए। तो कैसे जाएंगे भाई? एक राउटिंग प्रोटोकॉल के जो नेटवर्क्स हैं, OSPF वाले जो नेटवर्क्स हैं, वो EIGRP डोमेन में डालने हैं, और EIGRP डोमेन के जो नेटवर्क्स हैं उनको OSPF डोमेन में डालने हैं। ये काम R2 पे करना पड़ेगा। ये वो राउटिंग प्रोटोकॉल, ये वो राउटर है जो मतलब दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल जिस पे चल रहे हैं, जो दोनों के बॉर्डर पे बैठा है, ये राउटर पे मुझे बोलना पड़ेगा कि EIGRP वाले रूट्स को OSPF में डाल दे, और OSPF वाले रूट्स को EIGRP में डाल दे। ये R2 को बोलना पड़ेगा, क्योंकि R2 की राउटिंग टेबल में दोनों है ना भाई। R2 की राउटिंग टेबल में देखो OSPF के नेटवर्क्स भी हैं और EIGRP के भी। यही वो राउटर है जिसपे दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल भी चल रहे हैं। R1 पे तो सिर्फ OSPF चल रहा है, R3 पे सिर्फ EIGRP चल रहा है, लेकिन R2 पे दोनों चल रहे हैं। तो R2 पे ये हम कह सकते हैं कि तू तेरे EIGRP वाले जो है रूट्स, उनको OSPF में डाल दे डेटाबेस में, और OSPF वाले रूट्स को EIGRP में डाल दे, और खत्म करो बात। सब एक दूसरे को जानो पहचानो। तो R2 पे ये काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? R2 पे रीडिस्ट्रीब्यूशन। R2 पे क्या करना पड़ेगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि एक राउटिंग प्रोटोकॉल से दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में आप अगर नेटवर्क्स डालना चाहते हो तो आप रीडिस्ट्रीब्यूशन से डाल सकते हो। तो R2 पे रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूं, EIGRP के रूट्स को OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूं, और OSPF के रूट्स को EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूं। करके देख लेते हैं। ये R2 रहा। R2 पे मैं गया राउटर EIGRP में, और यहां मैंने कहा रीडिस्ट्रीब्यूट,
EIGRP में OSPF के रूट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मतलब ये 1111 इस तक पहुंच जाए। EIGRP के नेटवर्क में 1111 को डालना है, तो मैं कहाँ गया, मैं EIGRP में गया, R2 पे। EIGRP में जाके मैंने कहा कि OSPF के जो नेटवर्क्स तेरे पास है ना R2, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दे, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF1, और उनकी मैट्रिक भी रख दे कुछ। तो बोले मैट्रिक, मैट्रिक कौन सी? अरे वो मैट्रिक नहीं होती है क्या, कंपोजिट मैट्रिक इसकी? अच्छा अच्छा, वो किस किस चीज से मिलके बनती है? बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, MTU, हाँ हाँ हाँ, वही वही। तो रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF1 नेटवर्क्स, और किस मैट्रिक के साथ में भेजेगा EIGRP में? मैंने कहा मैट्रिक क्या, बैंडविड्थ कितनी रखनी है? 1544 रख देते हैं, सीरियल इंटरफेस की यही होती है ना बैंडविड्थ। फिर ये कह रहा है डिले, तो डिले, सीरियल इंटरफेस का क्या डिले होता है भाई जनरली? 2000 रख दे। फिर रिलायबिलिटी फुल है जी, 255। फिर लोड, लोड है भाई एक, सबसे कम लोड, कोई लोड ही नहीं है इस पे, है ना। और लास्ट में क्या होता है, MTU 1500। एंटर। तो कमांड क्या चलाया मैंने, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दे OSPF1 के नेटवर्क्स को, किसमें? भाई तू है कहाँ अभी? बोले EIGRP में हूँ। EIGRP में है ना, हाँ। तो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दे OSPF के नेटवर्क्स को EIGRP में, इस मैट्रिक के साथ। और मैट्रिक में मैंने पहले बैंडविड्थ दिया, फिर लोड दी, सॉरी डिले, रिलायबिलिटी, लोड और MTU, है ना। तो इस टाइप से ये दिया, हो गया रीडिस्ट्रीब्यूट। क्या अब ये नेटवर्क 1111 R3 के पास आ गया होगा? तो R3 के पास जाके देख लो कि R3, फटाफट चेक करें, रिजल्ट आया। R3 पे गए, शो IP रूट, वाओ, देख रहे हो 1111 आ गया। और ये क्या दिखा रहा है, डी, डी बोले तो EIGRP, EX बोले तो एक्सटर्नल रूट्स। EIGRP के एक्सटर्नल रूट्स हैं ये, यानी जो EIGRP में बाहर से अंदर डाले गए हैं, EIGRP के इंटरनल रूट्स नहीं है जो नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज हुए हैं, ये रीडिस्ट्रीब्यूट होके आए हैं, तो इनको क्या माना जाता है, ये इनको माना जाता है एक्सटर्नल राउट्स। एक्सटर्नल राउट्स जो EIGRP के होते हैं, एक तो होते हैं इंटरनल रूट, जिनको सिर्फ डी से पहचाना जाता है, जिनका AD 90 होता है, और एक EIGRP के एक्सटर्नल रूट्स, जिनका AD होता है 170। तो आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है EIGRP के इंटरनल रूट्स का AD कितना होता है, 90, एक्सटर्नल का 170। एक्सटर्नल कौन से रूट्स होते हैं, जिनको रीडिस्ट्रीब्यूट करके डाला जाता है EIGRP डोमेन में, ठीक है ना। हाँ, तो आई बात समझ में। इसके पास दो एक्सटर्नल रूट्स आए, एक आ गया 12B, 10.1.12.0, और एक आ गया 1111, ये दोनों। एक ये 12 वाला, ये भी OSPF डोमेन में ही था, ये भी EIGRP में डाल दिया R2 ने, और एक ये वाला नेटवर्क भी डाल दिया। तो दो नेटवर्क एक्सटर्नल आ गए इसके पास, R3 के पास। अभी जब मैं EIGRP के नेटवर्क्स को OSPF में डालूंगा तब भी दो जाएंगे, एक तो 3333 और एक ये 23 वाला भी, क्योंकि ये भी EIGRP डोमेन का नेटवर्क है। तो OSPF में डालेंगे तो ये दो जाएंगे इधर भी। तो बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि आपके रीडिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी इसके पास में EIGRP के नेटवर्क्स हैं, जिन पे EIGR OSPF चल रहा है, सॉरी, उनको EIGRP डोमेन में, और जिन पे EIGRP चल रहा है उनको OSPF डोमेन में डाल देगा। सो लेट्स डू इट। अभी R1 के पास में क्या है, R1 के पास वही चीज है जो पहले थी, अभी कुछ नहीं बदला है। ये देख रहे हो R1 के जो नेटवर्क्स हैं, इसके पास अभी भी वही है। इसके पास 3333 नहीं आया, अभी सिर्फ एक तरफा रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अभी हमने सिर्फ OSPF के नेटवर्क्स को EIGRP डोमेन में डाला है। अभी हमको दो तरफा अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है कि EIGRP के रूट्स भी OSPF में जाए, तो इसको कहते हैं म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसको कहेंगे म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी दोनों तरफा। बात समझ में आई? अभी एक तरफा ही हुआ है, अभी दोनों तरफा वाला कर देते हैं म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो R2 पे जाएंगे, और R2 पे हम कहेंगे अब भाई OSPF में घुसो,
और इधर रीडिस्ट्रीब्यूट करो EIGRP 10 के नेटवर्क्स, और आगे कमांड दे दो सबनेट्स। सबनेट्स मतलब अगर सबनेटिंग करी है ना, तो सबनेटिंग करे हुए नेट, ये सारे तो सबनेटिंग वाले ही नेटवर्क है ना अपने 10.1 ये सब सबनेटेड ही है। तो सबनेट्स कीवर्ड का इस्तेमाल जरूरी है, क्योंकि सबनेट कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये समझेगा सबनेटिंग नहीं कर रखी, सीधे सीधे नेटवर्क है, तो वो /8 मान लेगा 10 वाले को। तो /8 मानते ही तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, ये तो हमारे /24 हैं, इसलिए अलग अलग नेटवर्क हैं। तो मतलब इस कीवर्ड का इस्तेमाल करना ही करना है आपको। रीडिस्ट्रीब्यूट कर दे भैया EIGRP 10 के नेटवर्क्स को सबनेट्स, यानी कि सबनेट्स अगर सबनेटिंग कर रखी है तो उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दे। और उसके अलावा एक और ऑप्शन है यहाँ, मैट्रिक। अगर आप मैट्रिक देना चाहो तो मैट्रिक भी दे सकते हो। नहीं, OSPF में जरूरी नहीं है, EIGRP में थी इसलिए मैंने दे दी, OSPF में नहीं है। हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन। R1 पे चेक कर लो, शो IP रूट। वाह, देखो इसमें 2 नए नेटवर्क आ गए, OE2। OE2 का मतलब क्या है? O का मतलब तो OSPF, और E2 का मतलब OSPF एक्सटर्नल टाइप 2। यानी ये OSPF के एक्सटर्नल टाइप 2 रूट्स आ गए दो। कौन कौन से? 3333 आ गया इसके पास, और 10.1.23.0 भी आ गया। OSPF में इंटरनल नेटवर्क हो चाहे एक्सटर्नल हो, उनकी एडी सेम ही रहती है। सिर्फ EIGRP ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल की एडी अलग अलग होती है, इसमें सेम है। ठीक है, तो अब आ गया भाई, R1 के पास 3333 और R3 के पास में 1111। ये दिखा रहा है इधर EIGRP का एक्सटर्नल रूट, इधर इसको दिखा रहा है OSPF का एक्सटर्नल रूट। OSPF में एक्सटर्नल रूट्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टाइप 1 E1, और एक होता है टाइप 2 E2। तो ये एक्सटर्नल टाइप 1 और 2 में क्या फर्क होता है? एक्सटर्नल टाइप 2 होता है बाय डिफॉल्ट, मैंने कोई भी टाइप नहीं दिया था, सिर्फ मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट किया और इसने टाइप 2 ले लिया। अगर आपको टाइप 1 देना होता तो आप यहां पर लिखते मैट्रिक टाइप 1। ठीक है, जब ये नहीं लिखा है तो उसने ऑटोमेटिकली टाइप 2 ले लिया। अगर आप ये दोगे तो यहां पर देखोगे तो अभी ये E1 रूट्स आ गए। देखो पहले E2 थे, ये रे। अभी मैंने इधर टाइप 1 दिया तो ये क्या आ गए? E1 रूट आ गए। E1 और E2 में फर्क क्या है देखना। E2 का एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है 20। E2 जो रूट्स होते हैं ना एक्सटर्नल टाइप 2, उनका फिक्स्ड होता है कॉस्ट 20। और जबकि E1 वाले होते हैं ना, उनका जो कॉस्ट होता है ना वो बदलता रहता है। 84 है अभी। आर इसका एग्जांपल दे दूं, जैसे R1 से आगे एक और नेटवर्क है R4, R4 से आगे एक और राउटर है, सॉरी R5। तो R4 R5 इससे आगे लगे हुए इस तरफ, उनके पास R3 का नेटवर्क जाएगा। तो जैसे R1 के पास में किस मैट्रिक के साथ में आया था? 20 एक्सटर्नल टाइप 2। R4 के पास जाएगा, उसके पास भी 20 दिखाएगा। R5 के पास जाएगा, उसके पास भी 20। मतलब मैट्रिक बदलती नहीं है, 20 है फिक्स्ड सब पे। चाहे 10 राउटर क्रॉस करके आगे पहुंच जाएगा तो भी मैट्रिक क्या दिखाएगा? 20 फिक्स्ड है ये बदलती नहीं है एक्सटर्नल टाइप 2 रूट की। जबकि एक्सटर्नल टाइप 1 दे दिया तो अब क्या हो गया? R1 पे तो दिखा रहा है 84, R4 पे जाएगा तो दिखाएगा 150, कुछ भी बढ़ जाएगी ना। फिर उससे आगे वाले राउटर पे जाएगा तो उस पे दिखाएगा 200, है ना, कुछ भी बढ़ी हुई। तो ये एक्चुअल में बढ़ के हर राउटर मैट्रिक में ऐड करता है, और उसको आगे उसी हिसाब से दिखाता है। मतलब मैट्रिक कीप्स इंक्रीजिंग ऑन एवरी हॉप। हर हॉप पे, हर राउटर पे आगे से आगे मैट्रिक बढ़ती है एक्सटर्नल टाइप 1 में। जबकि एक्सटर्नल टाइप 2 रूट्स में मैट्रिक फिक्स्ड रहती है 20। चाहे R1 पे हो, चाहे इसके आगे लगे हुए राउटर R4 पे हो, चाहे इससे आगे लगे हुए राउटर R5 पे हो, सब पे 20 ही रहेगी, फिक्स्ड है ये फर्क है। तो एक्सटर्नल रूट्स
फिर यहाँ पर एक दो और चीजें मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट किया, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे यहाँ पर रूट मैप का ऑप्शन भी आ रहा है। रूट मैप किस लिए है कि भाई मैं रीडिस्ट्रीब्यूट तो करना चाहता हूं, लेकिन ये नेटवर्क नहीं चाहता। कौन सा? 10 1 23 इसके पास आए, ये मैं नहीं चाहता R1 के पास। भाई R1 के पास में 3333 तो आए, लेकिन ये वाला नेटवर्क ना आए। तो फिल्टरिंग भी करवा सकते। कैसे? अब जिस पे करवाया है R2 उसी पे जाएंगे, इस पे एक एक्सेस लिस्ट बनाएंगे, एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई 10.1.23.0 डिनाई कर दिया ना इस नेटवर्क को, यही तो नहीं चाहिए मुझे इधर, तो मैंने एक्सेस लिस्ट में इसको डिनाई किया। फिर एक्सेस लिस्ट 1 परमिट एनी, बाकियों को परमिट करो। फिर बनाओ रूट मैप। रूट मैप फिल्टर, उसमें मैच करवाओ इस एक्सेस लिस्ट को, मैच आईपी एड्रेस 1, एक्सेस लिस्ट 1 को मैच करवा दिया। ठीक है जी, हो गया मैच। अब जाओ वापस राउटर OSPF 1 में, और यहाँ जो ये रीडिस्ट्रीब्यूट वाला कमांड चलाए देना भाई। रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP10 सबनेट्स रूट मैप फिल्टर एंटर। रूट मैप लगा दिया। रूट मैप में क्या है? एक्सेस लिस्ट को मैच किया है। एक्सेस लिस्ट में क्या किया? डिनाई कर दिया 23 को। चेक कर लो इधर, देख रहे हो 3333 आ रहा है, पर जो पहले 23 आ रहा था वो अब गायब हो गया। तो रूट मैप का इस्तेमाल हम लोग यहाँ नेटवर्क को फिल्टर करने के लिए कर रहे हैं। कौन कौन से नेटवर्क्स को भेजना है रीडिस्ट्रीब्यूशन में, वो हम लोग बता रहे। तो ये रूट मैप का इस्तेमाल। रूट मैप में एक्सेस लिस्ट को मैच करो। एक्सेस लिस्ट में अगर आपको किसी नेटवर्क को रोकना है ना, जाने नहीं देना है, जैसे 23 को इधर नहीं भेजना है R1 के पास, तो 23 को डिनाई किया एक्सेस लिस्ट में, और रूट मैप में उसको मैच कर दिया, और रूट मैप को आप रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड के साथ ही लगा दिए। तो बस जो रूट मैप फिल्टर था, उस रूट मैप में हमने एक्सेस लिस्ट को मैच किया, उस एक्सेस लिस्ट में 23 को डिनाई किया था, इसलिए 23 अभी इधर नहीं आया। ओके गाइस, एनी क्वेश्चंस अभी तक? कोई भी सवाल है तो बोलिए। नो सर। सर एक बार रूट मैप वाला दोबारा बताओ। हाँ हाँ, तो ये R2 पे मुझे क्या करना क्या है? मुझे ये R2 में जब मैं EIGRP के नेटवर्क्स को OSPF या OSPF के नेटवर्क्स को EIGRP में डाल रहा हूं, तो मैं नहीं चाहता कि ये वाला नेटवर्क जैसे OSPF डोमेन का है ये EIGRP डोमेन में आए। तो मैं क्या करूं, R2 पे फिल्टर कर दूं ना इसको, कि भाई ये 12.0 जो है ये रीडिस्ट्रीब्यूट करूं तो नहीं आना चाहिए। जब OSPF को EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट करूं तो 12.0 नहीं आना चाहिए। अभी R3 के पास में आ रहा है 12.0, देख रहे हो, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए R2 पे क्या करूंगा, R2 पे एक रूट मैप बनाऊंगा। तो रूट मैप, सॉरी, पहले एक्सेस लिस्ट बना लें 2 डिनाई, किसको नहीं आने देना है? इसको, बाकी सबको आने दो। फिर EIGRP में जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 1 रूट मैप। अरे भाई रूट मैप तो बनाया ही नहीं। रूट मैप तो बनाओ। रूट मैप EIGRP फिल्टर, मैच कर दो एक्सेस लिस्ट को, और अब जाओ राउटर EIGRP10 में और रीडिस्ट्रीब्यूट करो OSPF को। हेलो सर। हाँ जी,
एक्सेस लिस्ट 2 बनाई थी ना इसके लिए तो। हाँ, एक्सेस लिस्ट 2 बनाई थी। तो राउट मैप EIGRP फिल्टर, इसमें जो हमने मैच करवाई है एक्सेस लिस्ट उसको हटाया और मैच करवा दो इसमें एक्सेस लिस्ट 2। राउटर EIGRP 10 रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो OSPF 1। रूट मैप EIG फिल्टर और मैट्रिक सेट कर दो। मैट्रिक क्या है? 1544 बैंडविड्थ है। डिले कितना है? 2000। रिलायबिलिटी बहुत रिलायबल है, 255। लोड कितना है? 1। MTU कितना है? 1500। ये सब दिया। अब R3 में जाके चेक किया। R3 में अब एक्सटर्नल सिर्फ 1111 आ रहा है, जो दूसरा वाला था एक्सटर्नल वो गायब हो गया 12 वाला। तो करना क्या है? रूट मैप में आपको एक एक्सेस लिस्ट बनानी है और एक्सेस लिस्ट में डिनाई कर देना उस नेटवर्क को जो आप रीडिस्ट्रीब्यूशन में नहीं भेजना चाहते दूसरे साइड, एक साइड से दूसरे साइड। बाकी सबको परमिट कर दो। फिर इसको रूट मैप के साथ में एक रूट मैप बनाओ। रूट मैप में उस एक्सेस लिस्ट को मैच कर दो। मैच करने के बाद राउटिंग प्रोटोकॉल में जाके रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड के साथ में रूट मैप को लगा दो। दैट्स इट। तो वो रूट मैप जो आपने बनाया है EIG फिल्टर नाम से, उस रूट मैप में जो एक्सेस लिस्ट मैच करवाई है, उस एक्सेस लिस्ट में जो नेटवर्क डिनाई किया है वो नहीं जाएगा। समझ में आया? यस सर। ओके, मान लेता हूं समझ में आ गए। नहीं आया है तो पूछ सकते हैं। ओके, अब ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हमने किया, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हमने OSPF और EIGRP के बीच में किया। ये कोई भी दो राउटिंग प्रोटोकॉल के बीच में हो सकता है। ISIS EIGRP, ISIS OSPF, BGP EIGRP, BGP OSPF, कोई भी दो प्रोटोकॉल्स के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। एक इसमें और भी तरीका है, जैसे ये R3 है ना, R3 पे एक और लूप बैक इंटरफेस है, वो बनाता हूं। राउट इंटरफेस लूप बैक 1, एक नई लूप बैक इंटरफेस बना रहा हूं। लूप बैक 1, इसको एक IP एड्रेस दे रहा हूं 33 और इसको EIGRP में एडवर्टाइज कर देता हूं। R3 में एडवर्टाइज कर दी तो R2 में तो आ ही जाएगी। R2 में तो आ ही जाएगी। डू शो IP राउट EIGRP। आया नहीं यार? है ना सर, 30 ऊपर आ रहा है। यहाँ ये रहा ना, मैं यही देख रहा था, सॉरी। 33 आ गया। ये R1 में भी आ गया होगा क्या भाई? यस और नो? यस सर। यस, हाथ खड़ा करें यस वाले। नो वाले? बाकियों के तारे जमीन पर। ओके, तो आ ही गया भाई। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? R2 पे जो हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है उसमें खाली एक नेटवर्क को एक्सेस लिस्ट में रोका है। 10 1 23 इधर नहीं जाए, बाकी हमने परमिट एनी कर रखा है तो ये जा रहा है। अब एक और लूप बैक बना के EIGRP में डाल दिया तो वो भी जाएगा। सब जाएंगे, बस खाली एक्सेस लिस्ट में क्या नहीं जाएगा? टू शो एक्सेस लिस्ट 1। एक्सेस लिस्ट 1 में सिर्फ किसको रोका हुआ है? 23 को रोका हुआ है, बाकी सब तो परमिटेड है। तो देखो
23 को रोका इसलिए एक मैच हो रहा है यहां पर, और बाकी 2 मैच कौन से हो रहे हैं जो नहीं रुक रहे? कौन से? 33 और 3333, ये 2 जा रहे हैं तो इसलिए यहाँ 2 मैच हो रहे हैं। ये एक रुक जा रहा है 23 वाला, इसलिए ये एक मैच हो रहा है। आई बात समझ में भाई? तो जाएगा एक्सेस लिस्ट में, हमने 33 को रोक देना। अगर 33 को नहीं भेजना है तो एक्सेस लिस्ट में डिनाई कर दो, R2 पे एक्सेस लिस्ट में डिनाई कर दो, तो ये भी नहीं जाएगा। ओके। अच्छा, मैं चाहता हूं कि R2 पे ही ना आए, R3 में इसको एडवर्टाइज तो कर दिया मैंने, लेकिन ये R2 के पास में नहीं जाए। 33 वाला जो है वो R3 पे एडवर्टाइज कर दिया मैंने, लेकिन ये R2 पे ही नहीं जाना चाहिए। ये तो EIGRP नेबर ही है, इस पे एडवर्टाइज करेंगे तो इधर तो आएगा ही। मैं चाहता हूं नहीं आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? R3 पे एक रूट मैप बना के फिल्टरिंग कर देंगे। हाँ जी, R3 पे एक रूट मैप बना के फिल्टर कर देंगे भाई। कैसे करेंगे फिल्टर? एक एक्सेस लिस्ट बना के उसमें डिनाई कर देंगे, फिर वो रूट मैप एक्सेस पे लिस्ट बना दी 1, डिनाई होस्ट, परमिट एनी। अब एक रूट मैप बना के उसमें मैच करवा देंगे एक्सेस लिस्ट। रूट मैप बना दिया, फिल्टर मैच करवा दी एक्सेस लिस्ट 1, और अब राउटर EIGRP में जाके और वहाँ रूट मैप अटैच कर देंगे। अब कमांड है रूट मैप। वो तो कोई कमांड होती नहीं है। दो बंदे हैं, R1 और R2, दोनों के बीच EIGRP चल रहा है। R3 ने एक नेटवर्क एडवर्टाइज किया, अब हो सकता है R3 के। हाँ जी, कुछ कहा क्या अनिल? नहीं नहीं सर, तो R3 के और भी नेबर हो सकते हैं, R4, R5, R6। मैं चाहता हूं उन सब पे तो जाए, लेकिन R2 पे ना जाए। इंटरफेस पे लगाना पड़ेगा ना सर फिर तो। इंटरफेस पे लगाएं? अच्छा, रूट मैप को आउटबाउंड फिल्टरिंग। देखो यहां पर एक होता है डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट जो है, वो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट हम लोग लगा सकते हैं। रूट मैप क्या नाम से बनाया हमने? फिल्टर नाम से, आउट। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट वो लिस्ट है, वो फीचर है जिससे कि हम लोग रूट फिल्टरिंग करवा सकते हैं। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट बनाया, मतलब कमांड चलाया, उसके साथ रूट मैप को लगाया और मैंने फिल्टर करवा दिया। अब यहाँ देख रहे हो, यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ हो गया, नेबर ही डाउन हो गया भाई। नहीं, रीसिंक्रोनाइज हुआ है। हाँ, रीसिंक हुआ है, ठीक है। तो अब R2 के पास जाएंगे और यहाँ देखेंगे शो IP राउट EIGRP, तो 3333 आ रहा है, 33 गया, 33 गया। अगर मैं इसको हटा दूं नोट डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, तो अब क्या होएगा? अब 33 आ जाएगा, ये रीसिंक होएगा, फिर 33 आ जाएगा। ये रीसिंक हुआ, 33 आ गया, देख रहे हो? रीसिंक होते ही 33 आ गया। और इसको अगर मैं लगा देता हूं, अब ये 33 चला जाएगा, रीसिंक होते ही 33 चला जाएगा। रीसिंक रीसिंक हो गया रीसिंक। अब चेक कर लो, 33 गया। तो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट से रूट फिल्टरिंग करी जाती है, ठीक है जी। आपको किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल में अगर राउट फिल्टरिंग करवाने हैं तो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के द्वारा कर सकते हैं।
खैर, ये समराइजेशन के हमारे टाइम सिलेबस से बाहर का टॉपिक है, इसलिए इस पे और ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। बस खाली आपको मैंने एक आइडिया दे दिया। अब आप घर पे जाके रिसर्च तो करते ही हो, मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ तो उसके बारे में और गहनता से जानने के लिए तो इस पे भी करना। ओके। जैसे समराइजेशन के टाइम पे अगर फिल्टरिंग करेंगे वो भी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट ही होगी। वो तो हम वैसे ही रूट मैप में लगा दिए ना। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट से तो सेम प्रोटोकॉल के बीच में ही होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे नहीं होएगा डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट से। समराइजेशन, रूट समराइजेशन। एक सेकेंड ना। ओके, सो रीडिस्ट्रीब्यूशन में एक दो चीजें और हैं, जैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे मैट्रिक आप बदल सकते हो। रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे आप अभी एक्चुअल में रीडिस्ट्रीब्यूशन में मैं आपको उस लेवल पे लेके चलता हूँ जिस लेवल पे आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। ये तो सिंपल सा रीडिस्ट्रीब्यूट हम लोग किए, है ना। अब हम लोग वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन में जो जो कोई नहीं पढ़ाता। चलो, जिनके समझ में आए अच्छी बात है, जिनको नहीं आए वो पूछ लेना भाई कि नहीं आया समझ में। मान लो मेरे पास में इस टाइप का नेटवर्क है, 4 राउटर है, और दिस इज राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 एंड राउटर 4। इधर जो है इधर चल रहा है कोई राउटिंग प्रोटोकॉल OSPF, इनकी कनेक्टिविटी है ऐसे। इधर चल रहा है OSPF, और इधर चल रहा है मान लो EIGRP। ठीक है जी। अभी क्या है ना भाई कि OSPF और EIGRP दोनों के बॉर्डर पे अब एक नहीं, 2 राउटर है। 2 राउटर है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इधर एक दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हैं, रिप, है ना। रिप चला दिया।
हमने पढ़ा तो नहीं है, बस खाली समझना है अपने को, पढ़ के करना क्या है कि कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हो, करने तो नेटवर्क ही एडवर्टाइज है ना उसने, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इधर रिप चल रहा है। अब हुआ क्या, अब कहानी समझना कि ये जो R2 और R3 है, दोनों OSPF और रिप के बॉर्डर पे बैठे हुए राउटर्स है। इन राउटर्स पे अगर मेरे को रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है तो इधर से इधर रीडिस्ट्रीब्यूट और इधर से इधर रीडिस्ट्रीब्यूट, यानी OSPF से रिप में और रिप से OSPF में। और सेम यही काम R3 पे करना है, इधर से इधर और इधर से इधर। तो म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है दो राउटर्स पे, R2 और R3 दोनों पे, है ना। तो अब इससे होगा क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन से रिप के जो नेटवर्क्स हैं, जैसे R4 का एक नेटवर्क है 4.4.4.4, और R1 का एक लूप बैक है 1.1.1.1। तो 1111 R4 तक पहुंच जाएगा, R4 का 4444 R1 तक पहुंच जाएगा। इसमें कोई डाउट है ना। तो यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो समझने की कोशिश करना कि ये जो 4444 नेटवर्क है, ये R2 से R1 की तरफ गया और R3 से भी R1 की तरफ गया, है ना। तो R2 से R1 की तरफ ये गया। R2 के पास ये नेटवर्क किससे मिल रहा है, R2 के पास में ये नेटवर्क जो मिल रहा है ना 4.4.4.4, ये किससे मिल रहा है भाई, रिप से। रिप से ही आ रहा है ना R2 के पास में, R4 से ये 4444। और R3 के पास 4444 किससे आ रहा है, रिप से ही। किससे आ रहा है, रिप से। कोई दिक्कत थोड़ी है, दोनों के पास रिप से ही आएगा, R2 और R3 के पास। फिर R2 इसको R1 के पास भेजेगा तो R1 को ये नेटवर्क किससे मिलेगा, OSPF से 4444। R1 को 4444 नेटवर्क की जानकारी किससे मिलेगी, OSPF से, क्योंकि R2 और R1 OSPF नेबर है। अब R1 जो है उसको 4444 R2 से मिला तो R1 R3 को भी बताएगा। तो R3 को क्या बताया R1 ने, 4444। और किससे मिल रहा है अभी, OSPF से। तो मतलब R3 के पास में 4444 नेटवर्क OSPF से भी मिल रहा है और रिप से भी मिल रहा है। तो अब R3 अपनी राउटिंग टेबल में किस जानकारी को रखेगा, रिप वाली को या OSPF वाली को। यहां देखो घूम फिर के आके इधर पहुंचा R3 के पास, यहां से डायरेक्ट ही पहुंच गया R3 के पास, डायरेक्ट पहुंचा रिप से, घूम फिर के आके OSPF से। तो अभी ये राउटिंग टेबल में किसको रखे, जिसका एडी, दो प्रोटोकॉल है रिप और OSPF, जिससे सेम नेटवर्क की जानकारी मिल रही है। तो राउटर किस चीज के आधार पर निर्णय करता है कि किसको रखूं, एडी। तो रिप का एडी है 120, OSPF का एडी है 110, तो 110 बेटर है। तो ये क्या करेगा, ये इसकी एंट्री को रख लेगा और इसकी एंट्री को हटा देगा। तो यानी कि R3 से अगर कोई ट्रैफिक 4444 तक जाना है तो वो किधर से भेजेगा, वाया R1, R2, R4, 44। बात समझ आई। ये तो गलत है ना, ये तो रास्ते ही मतलब बड़े लंबे लंबे रास्ते। दिस इज कॉल्ड सब ऑप्टिमल पाथ। इसको बोलते हैं सब ऑप्टिमल राउटिंग या पाथ। सब ऑप्टिमल मतलब समझते हो, ऑप्टिमल मतलब अच्छा, सही, बेहतर, बेस्ट, है ना। सब ऑप्टिमल मतलब बेकार। तो ये ऐसा ही प्रॉब्लम R2 के साथ भी हो सकता था, है ना, हो ही सकता है। इधर से जब गया रिप से OSPF में तो R1 को मिला, इधर से R3 से, है ना। सेम वही चीज R3 से OSPF से मिला 4.4.4.4।
और इसने R2 की तरफ भेजा, R2 ने फिर वही 4444 लर्न किया, किससे? OSPF से। तो R2 किधर से? R2 भी अब 4444 नेटवर्क को बजाय इधर से जाने के किधर से भेजेगा? इधर से। अब समझना प्रॉब्लम की एक और जड़। R2 ने भेजा R1 को, R1 ने कहा किधर जाएगा? 4444, तो ये भेज देगा R3 को। R3 कहेगा अच्छा कहाँ जाना है? 4444, इसके पास एंट्री किधर से है? इधर से ही है, ये इसी के पास भेज देगा, ये इसके पास भेज दिया। यानी कि इधर लूप भी बन सकता है, एंडलेस लूप, दो राउटर के बीच या इन तीनों के बीच। ये लूप्स जो है ना, ये मतलब इधर तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा ट्रैफिक, ये आपस में ही कंफ्यूज हो गए एक दूसरे की तरफ बता के। तो भाई ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उन नेटवर्क्स में जहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं मल्टीपल पॉइंट्स पे। यानी कि यहाँ 2 पॉइंट्स पे R2 और R3 पे हमने म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है हमारे लिए। और ये जो प्रॉब्लम खड़ी किया ना, तो भाई ये प्रॉब्लम से सब ऑप्टिमल पाथ या राउटिंग लूप्स बन सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको इनको समझाना पड़ता है कि अरे पगले, इधर से जब तू इधर नेटवर्क भेज रहा है, OSPF का नेटवर्क, जब तू यहां से यहां भेज रहा है, तू इसको भेज दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, देखो एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक और चीज बताता हूँ। हम्म, चलो उस पे जाएं कि नहीं? ठीक है, तो हम क्या करें? हम ये करते हैं कि भाई जो कोई भी नेटवर्क्स हम लोग एडवर्टाइज करें ना रिप से OSPF में, तो एडवर्टाइज करते समय रिप से OSPF में आएंगे तो वो OSPF के एक्सटर्नल रूट्स कहलाएंगे ना, OSPF डोमेन में। 4444 जब OSPF डोमेन में आएगा तो वो उस OSPF के लिए क्या है? एक्सटर्नल रूट। एक्सटर्नल रूट्स का AD कर देते हैं 130। क्या करते हैं भाई? AD 130 करके भेजे। R2 को बोल दें कि तू जो भी रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है नेटवर्क OSPF डोमेन में, उनका AD क्या कर दे? 130। इधर भी इसको बोल देते हैं कि भाई जो AD है वो बढ़ा के भेज, कितना? 130 कर देते। तो अब क्या होगा? अब भाई ये नेटवर्क जो 4444 इधर से आया OSPF डोमेन में, तो उसकी AD हो गई 130। अब R1 R3 के पास भेजा, R3 ने कहा 4444 OSPF AD कितनी? 130 से आ रहा है, रिप AD 120 से आ रहा है, तो ये रिप वाला ही रूट लेगा इधर से ही, ये R2 भी इधर से ही रूट लेगा। तो मतलब ये समस्या ही खत्म हो गई ना। तो आप क्या कर सकते हो, जब म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हो एक से ज्यादा पॉइंट पे, तो फिर आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते समय AD जो है ना वो बढ़ा दें। रिप से OSPF मतलब जिसकी जो राउटिंग प्रोटोकॉल का AD ज्यादा है, उससे अगर कम AD वाले राउटिंग प्रोटोकॉल में रूट्स जा रहे हैं, तो वो AD जो है ना एक्सटर्नल रूट्स का AD बढ़ा के भेजें, है ना। मतलब हायर से लोअर AD वाले में जा रहे हैं, तो आप ये इंश्योर करें कि AD इस लोअर वाले से ज्यादा हो। 110 है OSPF की, रिप की 120 है। तो 120 से जब हायर से लोअर AD वाले में जा रहे हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप इसको AD को बढ़ा के भेजो और ज्यादा करके भेजो, ताकि ये लूप वाला या सब ऑप्टिमल राउटिंग वाला सिस्टम ही ना हो, है ना। तो ये काम कर सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन में। इसमें कोई डाउट कि भाई प्रॉब्लम क्या आई और इसका समाधान क्या? ओके, सो इसका लैब है ना, इसकी लैब करके देखना, कोशिश करना। कल इसकी लैब करेंगे हम लोग क्लास में।
हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो मैं बता ही दूंगा। बस रीडिस्ट्रीब्यूशन में इतना ही करेंगे। हाँ, एक और चीज है जो मुझे याद दिलाना कल, कनेक्टेड राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। जैसे हम लोग ये R1 है, इस R1 पे रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे R2 है। अब R2 के जितने भी नेटवर्क्स है ना, ये अगर मैं इनको रीडिस्ट्रीब्यूट करूं R4 में, मतलब EIGRP से या OSPF से या RIP से कोई लेना देना नहीं है मुझे। तो एक राउटर के जो कनेक्टेड रूट्स है ना राउटिंग टेबल में जब भी जाते हैं तो शो आईपी रूट कमांड चलाते हो तो यहाँ राउटिंग टेबल में कनेक्टेड रूट्स भी तो होते हैं, C से जिनको दिखाता है ये ये ये। तो ये कनेक्टेड रूट्स को कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, थोड़ा इसके बारे में कल पढ़ेंगे, और इनका क्या डिफॉल्ट बिहेवियर रहता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? तो आज लैब करने के लिए आपके पास में काफी सामान हो गया। आप रीडिस्ट्रीब्यूशन का लैब कीजिए, बेसिक लैब कीजिए, और एडवांस लैब मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे ही दिया, कल मैं करवाऊंगा हालांकि, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग घर से इसको भी करके आए। ठीक है ना, समय निकालें थोड़ा और इसको करके आए, अच्छा रहेगा जब चीजें समझ में आएंगी, है ना। नहीं आए करेंगे तभी तो प्रॉब्लम्स आएंगी तो ही तो आप बेहतर इंजीनियर बनोगे भाई, उनका सॉल्यूशन निकाल के, है ना। क्यों ओपी, सही कह रहा हूँ? कितने घंटे पढ़ रहा है ओपी आजकल? 5-6 घंटे नहीं पढ़ रहा है ना तो तू मजाक कर रहा है तेरी खुद के ही साथ। मुझे उम्मीद है तू पढ़ रहा होगा, तू सीरियस आदमी है। सब लोग समझदार हो, पढ़ाई ठीक से करो, 4-5 घंटे कम से कम घर पे पढ़ाई करो। इस क्लास के अंदर मुझे कुछ चेहरे बड़े सीरियस दिखाई देते हैं, मुझे ये लगता है कि ये पढ़ाई के लिए ही भाई सीरियस हो रखे है ना। तो नाम तो नहीं लूंगा, बट दैट्स ओके। आप पढ़ाई करो, और कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछो। व्हाट्सएप ग्रुप इसीलिए बना रखा है कि आप लोग उसमें अपने सवाल जो भी आए पढ़ाई करते समय वो तुरंत भेजो, और उसका मैं तुरंत समाधान देने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं तो कोई और टीचर। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे। कल मिलेंगे।